हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स को, जिसमें हम लोग कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसको होने वाला है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कुछ बेसिक टर्म सीखे थे, तो आज हम लोग पहले उसको क्विक रिवीजन करेंगे, है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था बताओ मेरे को? कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या और उसका स्टैटिस्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े बताओ? कंज्यूमर, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, क्या कंज्यूम करता है? गुड्स एंड सर्विस, अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर? refers टू अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। नेक्स्ट टर्म क्या था? कंजम्पशन, कंज्यूम करने के प्रोसेस को, किसी भी गुड्स एंड सर्विस की यूटिलिटी को कंज्यूम करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। व्हाट डू मीन बाय कंजम्पशन? इट refers टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्लियर है? फिर हम लोग पढ़े क्या? प्रोडक्शन, है ना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, किसमें? फिनिश गुड्स में। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? इट refers टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। प्रोड्यूसर पढ़े, फिर प्रोड्यूसर कौन? जो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? गुड्स एंड सर्विस, इनकम को जनरेट करने के लिए। इट refers टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। सही था। फिर हम लोग पढ़े सेविंग। सेविंग इनकम का वो हिस्सा है जिसको हम लोग कंज्यूम नहीं किए। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। सही है। फिर हम लोग पढ़े इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? वो खर्चा जो प्रोड्यूसर कर रहा है ताकि उसे इनकम जनरेट किया जा सके। इट refers टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ एसेट विच हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इनकम। याद आया? ठीक है, देखो तो कंज्यूमर हो गया, कंजम्पशन हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। डन। फिर हम लोग क्या पढ़े? इकोनॉमिक्स। किसी भी बिहेवियर को, किसी भी इंडिविजुअल को बिहेवियर को जब लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। देखो तो क्या लिखा हुआ है? इट refers टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। बोले सही है। फिर हम लोग क्या पढ़े? व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? कोई भी ऐसा काम जो आप पैसे के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? पैसे के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या लिखा हुआ पढ़ो तो? इट refers टू दो एक्टिविटी विच सर्व द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सही है। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताते, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलेंगे। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आया? बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड। हम लोग का चाहत क्या है? अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और वो लिमिटेड रिसोर्सेज का भी एक यूज है कि बहुत सारा यूज है? बहुत सारा। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। तो 3 कारण था, बोलो क्या क्या? वांट्स आर चाहत अनलिमिटेड है, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड दैट लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। खत्म। फिर हम लोग क्या पढ़े? कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 चीज था, कंजम्पशन थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। कंजम्पशन थ्योरी क्या बताता है? कि हाउ कंज्यूमर इज गोइंग टू रिएक्ट, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करने वाला है। प्रोडक्शन थ्योरी क्या बताता है? प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या बताता है? कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। याद आ रहा है क्या? लैंड को क्या मिलता है? रेंट और रॉयल्टी। लेबर को क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। कैपिटल को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। पढ़ो कंजम्पशन थ्योरी, पढ़ो क्या बोल रहा है? इट refers टू द स्टडी ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप एक्सप्लेनिंग हाउ कंज्यूमर टेंड्स टू बिहेव, कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, उसका डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। प्राइस अगर महंगा है तो डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। तो कैसे रिलेशनशिप है? इनवर्स। आप लोग को ये पता है ना इनवर्स किसको बोलते हैं, डायरेक्ट किसको बोलते हैं? जब भी वेरिएबल सेम मूव करता है तो डायरेक्ट रिलेशन, जब भी वेरिएबल अपोजिट मूव करता है तो इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है किसके किसके बीच? प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स डिमांड, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अगला प्रोडक्शन थ्योरी किसको बोलेंगे? प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा? पढ़ा में क्या लिखा हुआ है? इट refers टू द स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप एक्सप्लेनिंग हाउ प्रोड्यूसर टेंड्स टू बिहेव। टू बिहेव छूट गया, हाउ प्रोड्यूसर टेंड्स टू बिहेव। एग्जांपल डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मास्क का प्राइस ज्यादा था कोविड में, मास्क का प्राइस क्या था? ज्यादा, तो ज्यादा लोग बेच रहा था तो प्राइस भी ज्यादा, सप्लाई भी ज्यादा। तो कैसे रिलेशन है? डायरेक्ट। इसलिए वही लिखा हुआ है। क्या लिखा बताओ मेरे को? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स सप्लाई। जैसे कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप था? इनवर्स।
पर प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगला फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या बताता है ये, इट वाज टू द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अकाउंट द शेयरिंग ऑफ नेशनल इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भैया इनकम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। इनकम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोले तो चार चीज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बोलो सही है क्या। अगला टर्म क्या था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बता चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट और रॉयल्टी, लेबर को सैलरी या वेजेस, सैलरी या फिर ऑब्लिक होगा है ना, सैलरी और वेजेस। कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अगला टर्म क्या है, ये हम कल डील किए थे, थोड़ा सा डील किए थे, याद है। इकोनॉमिक्स दो तरह का, माइक्रो और मैक्रो। किसको माइक्रो बोलते हैं, किसको मैक्रो बोलते हैं, जब किसी इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो माइक्रो, जब पूरा कंट्री होल लेवल पे स्टडी करेंगे तो मैक्रो। पढ़ो तो क्या बोल रहा है, माइक्रो क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज और दो बार गलत हो गया है, एक ही बार होगा। इट इज द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइक्रो यूनिट, छोटा छोटा यूनिट, जैसे कि कोई हाउस होल्ड, कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री। आगे मैक्रो किसको बोलेंगे, इट डील्स विद द और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब किसी एक का कि पूरा इकोनॉमी का, पूरा इकोनॉमी का। जैसे मेरा तुम्हारा प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो, पूरा कंट्री का प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हो तो मैक्रो। डन है। अगला टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। बोलो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है ना, ये हम लोग का मेन चैप्टर यहीं से चालू हो रहा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को दो सेंस में पढ़ना है। कितना सेंस में पढ़ना है, दो। एक होता है सिंगुलर सेंस, एक होता है प्लूरल सेंस। बोले क्या होता है, सिंगुलर सेंस, एक क्या होता है, प्लूरल सेंस। पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं प्लूरल सेंस में। कैसे पढ़ते हैं, प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस किसको बोलते हैं, ध्यान देना, जब भी कोई डेटा, जब भी कोई डेटा जिसको नंबर से रिप्रेजेंट कर सके, उसको नंबर में क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, वैसा ग्रुप ऑफ डेटा को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। फिर से, जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स, क्या मार्क्स को नंबर में मेजर कर सकते हैं क्या, हाँ। और मान लो 5-6 बच्चा का मार्क्स है मेरे पास, तो जो 5-6 बच्चा का न्यूमेरिकल डेटा है मेरे पास, उसी को क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स होने के लिए दो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। पहला, क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब जिसको नंबर्स में मेजर किया जा सके, ठीक है। दूसरा, वो डेटा सिंगल नहीं होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, क्योंकि जब तक ग्रुप नहीं होगा तब तक आप उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, और कंपैरिजन नहीं कर सकते हो तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल सुना ध्यान से, कि मालूम एक बच्चा लिए मिस्टर ए का मार्क्स आया 100 में से 80। कितना मार्क्स, 100 में से 80, 80 मार्क्स आया, ठीक है ना। तो बताओ मेरे को स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा तो है पर ग्रुप नहीं है। समझ में आ गया। दूसरा, 5-6 बच्चा लोग ले लिए और 5-6 बच्चा का बात कर रहे हैं कि ये ज्यादा पढ़ने वाला है, ये कम पढ़ने वाला है, ये ज्यादा ऑनेस्ट है, ये कम ऑनेस्ट है। तो 5-6 डेटा तो है पर ये न्यूमेरिकल तो नहीं है, तो ये भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स होने के लिए दोनों चीज होना जरूरी है। पढ़ो तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस पढ़ो तो, इट रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा, सच एज पॉपुलेशन का डेटा, एम्प्लॉयमेंट का डेटा, कोविड-19 का डेटा। एग्जाम्पल डेटा विच है स्टैटिस्टिक्स। तुम इन तीनों में एक पॉइंट चीज कॉमन देखोगे कि कोई भी डेटा सिंगल नहीं है, ग्रुप में है। पढ़ो तो इसको, और देखो हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा विच है स्टैटिस्टिक्स। इसमें से कौन कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स है, शुरू करें। पढ़ो, पहला डेटा क्या बोला, एवरेज हाइट ऑफ 25+ मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। एक डेटा दिया कि दो डेटा दिया, इंडिया का भी दे दिया, नेपाल का भी दे दिया। दोनों क्वांटिटेटिव डेटा है, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, तो वो स्टैटिस्टिक्स है। अगला, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 per थाउजेंड कंपेयर टू 8 per थाउजेंड इन यूएसए। अगेन क्वांटिटेटिव डेटा, दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स है। अगला, ओवर द पास्ट इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। 60 जीता है, 50 हारा है, कंपेयर किया जा सकता है, तो स्टैटिस्टिक्स है। डेटा विचार, इसमें तो कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। सबसे पहला, मतलब गाय के पास 4 पैर होता है, ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो लिख देता काउ हैज 4 legs एंड hen have 2, मुर्गी के पास 2 पैर है, तो कंपेयर किया जा सकता है। अगला, राम हैज, ये भी नहीं हो सकता। अ यंग लेडी वाज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर, ये भी नहीं है क्योंकि कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। कि हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स पढ़े उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है बहुत बार, ठीक है ना। थोड़ा पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एग्रीगेट ऑफ, वही जो हम लोग डिस्कस किए थे कि एक सिंगल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स होने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ डेटा। और हमें क्या बोला, अ सिंगल नंबर और फैक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट क्या, स्टैटिस्टिक्स। नो एनालिसिस कैन बी डन एंड नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो पहला पॉइंट क्लियर है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब सिंगल डेटा को स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं क्या, सिंगल डेटा को स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं क्या, नहीं। स्टैटिस्टिक्स कहलाने के लिए क्या होना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ डेटा। बोलो सही है। अगला पॉइंट क्या है, एग्जांपल दिया हुआ है, इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम एंड वी हैव टू फाइंड क्या, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, देन वी नीड मार्क्स ऑफ सेवरल स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ वन। कि अगर एक क्लासरूम है उसमें बहुत सारा बच्चा लोग है, मेरे को उस बच्चा का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो मेरे को क्या करना होगा, एक बच्चा का आ जाएगा क्या, कि ग्रुप ऑफ बच्चा चाहिए, ग्रुप ऑफ बच्चा चाहिए। समझ में आ गया, आगे फिर क्या, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जो हम लोग पढ़े थे कि स्टैटिस्टिक्स उसी को बोलेंगे जिस डेटा को नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पढ़ो तो क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स आर expressed in terms of, or we can say that statistics is वही लाइन बोला कि जिस डेटा को नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही स्टैटिस्टिक्स है, जिसको नंबर में रिप्रेजेंट वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बोलो क्लियर है। अगला फिर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। बोल रहा है ना कि स्टैटिस्टिक्स का कोई डेटा होता है ना, वो एक कारण से अफेक्ट नहीं होता, बहुत सारा कारण से अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम जब बोल रहे हैं कि तुम्हारा एप्पल का प्राइस बढ़ गया, एप्पल का प्राइस क्या हो गया, तो एप्पल का प्राइस बढ़ने के पीछे एक कारण हो सकता है कि बहुत सारे कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण, जैसे कि हो सकता है कि ज्यादा लोग एप्पल खरीद रहा हो, एप्पल का डिमांड बढ़ गया हो, इसीलिए दुकानदार लोग बढ़ा बढ़ा के बेच रहा है। या फिर हो सकता है कि एप्पल का सप्लाई कम हो गया हो, मार्केट में एप्पल बेचने वाला ही बहुत कम है, तो जो लोग बेच रहा है वो लोग का भाव तो बढ़ जाएगा, तो लोग एप्पल को क्या करेगा, महंगा करके बेचेगा। बोलो समझ में आई है, अरे बोलो। तो एक कारण हो सकता है कि बहुत सारा कारण हो सकता है, बहुत सारा, एकदम वही लिखा हुआ है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट affected by any single fact, rather it is affected by multiple factors. Example, 20% rise in the price of commodity may have been caused due to the following reasons. बोल रहा है कि किसी कमोडिटी का प्राइस 20% से बढ़ गया, क्या क्या कारण हो सकता है, उसका डिमांड बढ़ गया होगा, उसका सप्लाई कम हो गया होगा, सरकार टैक्स बढ़ा दिया इसलिए उसका प्राइस भी बढ़ गया। अच्छा, वर्कर लोग ज्यादा सैलरी मांग रहे हैं, ज्यादा वेजेस मांग रहे हैं, तो कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेबर चार्जेस बढ़ चुका है, लेबर चार्जेस क्या हो चुका है, चेंजेस नहीं होगा, चार्जेस होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े हम। अच्छा, ये लेबर चार्जेस इंक्रीज होगा, है ना, चेंजेस नहीं होगा, चार्जेस होगा। नेक्स्ट फिर कितना, 3 पॉइंट हो गया, बोलो क्या क्या। पहला फैक्टर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सिंगल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स होने के लिए क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ डेटा चाहिए, ग्रुप ऑफ डेटा मतलब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सही है। दूसरा न्यूमेरिकल डेटा, नंबर में रिप्रेजेंट कर लेने चाहिए, मतलब नंबर में जो डेटा रिप्रेजेंट होगा उसी को स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, सही है। तीसरा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, एक कारण से अफेक्ट होगा कि मल्टीपल कारण से, मल्टीपल कारण से। बोलो 3 फैक्टर याद हुआ, बोलो पहला फैक्टर बोलो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, दूसरा न्यूमेरिकल डेटा ओनली, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। चौथा क्या है, रीजनेबल एक्यूरेसी। इसका क्या मतलब है, जब आप स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हो तो डेटा कलेक्ट करते समय एक्यूरेसी के साथ डेटा कलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी must be kept in view while collecting statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation, its nature, size and available resources. अब accuracy depend करता है कि आप कितना बड़ा डेटा को स्टडी कर रहे हो, कितना बड़ा यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हो। मान के चलो कि मेरा जो यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स किसको बोलते हैं, जिस एरिया को स्टडी कर रहे हैं, जिस एरिया को, उसको बोलेंगे यूनिवर्स। मान लो कि अगर हम इस क्लास 11 को स्टडी कर रहे हैं तो ये क्लास 11 मेरा क्या है, यूनिवर्स है। इसका एक एक परसेंट मेरा उस यूनिवर्स का पॉपुलेशन है, इसका एक एक परसेंट मेरा उस यूनिवर्स का क्या है, पॉपुलेशन। तो मान के चलो कि मेरा यूनिवर्स साइज 500 है, मेरा यूनिवर्स साइज कितना है, तो उसके अंदर सैंपल आइटम्स भी 500 है,
समझ में आ गया ये? अब 500 डेटा में से मान लो हम 10 डेटा लेंगे, तो 10 डेटा मेरे को एक्यूरेटली लेना है। क्या लेना है? एक्यूरेटली लेना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते फिर क्या होगा। अगला, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि मान लो कि अगर मेरे पास 20 बच्चा है, 20 बच्चा से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा मत करना कि एक बच्चा का मार्क्स ले लिए, दूसरा बच्चा का हाइट ले लिए, तीसरा बच्चा का कॉम्प्लेक्शन ले लिए, तो कोई लेना देना है? हाइट, मार्क्स और कॉम्प्लेक्शन का कोई लेना देना है? तो डेटा ऐसा होना चाहिए जिसका आपस में रिलेशन हो। तुम्हारा मार्क्स ले रहे तो तुम्हारा भी क्या लेंगे? मार्क्स। पढ़ो तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है। while collecting data it must be kept in mind that those data can be in relation to each other। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया, पढ़ो तो। there is no relation between a student eats and how much time he, एक बच्चा कितना सब्जी खा रहा है और एक बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, इन दोनों में कोई रिलेशन? तो डेटा इस तरह का नहीं होना चाहिए, एक बच्चा कितना पढ़ रहा है पता कर लो और एक बच्चा कितना सब्जी खा रहा है पता कर लो। अगला, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मच टाइम अ स्टूडेंट प्ले एंड हाउ मच टाइम ही स्टडी। हाँ, उसका खेलने में और उसका पढ़ने में रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? इनवर्स। तो ज्यादा खेलेगा कम पढ़ेगा, कम खेलेगा ज्यादा पढ़ेगा। समझ में आ गया? अगला, प्री डिटरमाइंड पर्पस। बोलो, जब भी हम लोग कोई डेटा में इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स को निकालने के पीछे मेरा कोई पर्पस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्पस। बिना मकसद के कलेक्ट किया हुआ डेटा का कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग सबसे तुम्हारा मार्क्स पूछ रहे क्लास 10 का, तो मेरा कोई मकसद है कि हम ऐसे ही पूछ रहे? नहीं। तो एक टीचर तुम्हारा क्लास 10 का मार्क्स पूछ रहा है तो उसके पीछे मकसद है। मकसद है तुम्हारा इंटेलिजेंस को जज करना, तुम्हारा इंटेलिजेंस को जज करना। तो अगर तुम लोग सबका मार्क्स पूछ के डेटा निकाले तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्यों? मकसद है। क्या पर्पस क्या है? टू जज योर इंटेलिजेंस। लेकिन अगर हम पूछे, बताओ कि आप में से आप कितना दिन नहा रहे हो, आप कितना दिन नहा रहे हो, इसका कोई मकसद? या हम ऐसे ही पूछ रहे हैं? समझ में आ गया? तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़ो यहाँ पे क्या बोल रहा है। Statistics are collected with some predetermined objective and information which are collected without any defined purpose with will only be a numerical value। बिना पर्पस के कलेक्ट किया हुआ डेटा सेट क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के पीछे क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है इनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। बोलो क्या है? स्टैटिस्टिक्स बनाने का, डेटा कलेक्ट करने का मेरे पास दो मेथड है। कितना मेथड है? एक होता है इनुमरेटेड, इनुमरेशन, और एक होता है एस्टिमेशन। समझना ध्यान से। अगर क्लास में 20 बच्चा है, कितना बच्चा है, मेरे को एवरेज मार्क्स निकालना है अकाउंट्स का, तो अगर हम 20 का 20 बच्चा से मार्क्स पूछेंगे और फिर उसका एवरेज मार्क्स निकालेंगे, इसको बोलते हैं एनुमरेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? मान के चलो 20 बच्चा में से 20 बच्चा का मार्क्स नहीं पूछे, कोई 5 बच्चा को उठाए और उसका मार्क्स पूछ लिए और उससे वो निकाल दिए, एवरेज मार्क्स निकाल दिए, उसको हम क्या बोलेंगे? एस्टिमेशन। तो क्या फर्क है एनुमरेशन और एस्टिमेशन में? एनुमरेशन में यूनिवर्स का हर एक आइटम को स्टडी किया जाएगा। एस्टिमेशन में यूनिवर्स का हर एक आइटम को स्टडी करेंगे कि सिलेक्टेड आइटम को करेंगे, तभी तो उसका नाम है एस्टिमेशन। क्या नाम है उसका? बिकॉज वी आर एस्टिमेटिंग, हम लोग सबको कंसिडर नहीं कर रहे। एनुमरेशन में सबको कंसिडर कर रहे हैं। पढ़ो यहाँ पे क्या बोल रहे, पढ़ो यहाँ पे क्या बोल रहा है। स्टैटिस्टिक्स में भी कलेक्टेड बाय एनुमरेशन और एस्टिमेशन। एनुमरेशन क्या पढ़ो तो? Enumeration method refers to that method in which each and every item of the population is studied। सबको स्टडी किए। Whereas conclusions are drawn on the basis of estimation। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस खत्म कर दिए। हम लोग चालू कर रहे हैं, क्या बताओ? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक्स इन, सुनो ध्यान से। स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से स्टडी कर सकते थे, एक प्लूरल, एक सिंगुलर। स्टैटिस्टिक्स क्या बताया? ये प्लूरल क्या बताया? स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? न्यूमेरिकल डेटा, अकेले या ग्रुप में? ग्रुप में। सिंगुलर क्या बताता है? कि डेटा को, बोलो, डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे, डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, डेटा को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। फिर से बोले, दिमाग में वो बनाओ, शॉर्टकट बनाओ। बोलो शॉर्टकट क्या है इसका? नहीं, कॉप ए आई। बोलिए, कॉप ए आई। सी स्टैंड्स फॉर कलेक्शन, O stands for organization, P stands for presentation, A stands for analysis, and I stands for interpretation।
फिर से बोले, क्या? सी से कलेक्शन, बोलो, सी से, ओ से, पी से, ए से एनालिसिस, आई से इंटरप्रिटेशन। बोलो सही है। इसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को? और यही तुम्हारा चैप्टर भी है जो तुमको आगे जाके पढ़ना है। जैसे अगला चैप्टर का नाम तुम देखना कलेक्शन है, उसके अगला चैप्टर का नाम देखना ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग पूरा सिंगुलर सेंस ही एक एक करके पढ़ेंगे कि डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है। जब यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो, इट रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड और क्या, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू, बोलो क्या क्या, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। प्यार से क्या बोलेंगे? कॉप ए आई। क्या बोलेंगे? स्टेजेस। पढ़ो स्टेजेस, वही है क्या? पढ़िए स्टेजेस, देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, प्रेजेंटेशन ऑफ, एनालिसिस ऑफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ। बोलो क्लियर है? फिर हमारे पास है स्टैटिस्टिकल रूल। देखो यहाँ पे शॉर्टकट बना दिया ना, इट रिफर्स टू द टेक्निक और मेथड्स विच आर यूज्ड इन कॉप एआई। देखो समझो, कॉप एआई करने के लिए, कॉप एआई करने के लिए जो रूल लगता है, जैसे कलेक्शन करने के लिए जो रूल लगता है, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जो रूल लगता है, प्रेजेंटेशन करने के लिए जो रूल लगता है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रूल। क्या बोलते हैं उसको? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पढ़ो तो, इट रिफर्स टू टेक्निक और मेथड्स विच आर यूज्ड इन कॉप एआई। कॉप एआई मतलब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस सब का रूल हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि कलेक्शन का टूल क्या है, कलेक्शन कैसे कर सकते हैं बताओ मेरे को? सेंसस और सैंपल टेक्निक। बोलो, सेंसस और, मतलब डेटा को कलेक्ट करने का दो मेथड हो सकता है, एक होता है सेंसस मेथड, एक होता है सैंपल मेथड। वही जो अभी तुमको हम बताए थे, एस्टिमेशन और एनुमरेशन। सेंसस मेथड क्या बोलता है? हर एक आइटम का डेटा कलेक्ट करो। सेंसस मेथड क्या बोलता है? हर एक आइटम का डेटा कलेक्ट करो। सैंपल मेथड क्या बोलता है? हर एक आइटम को करने की जरूरत, जो 20-25 है उसमें से कुछ सिलेक्टेड, 2 3 4 5 सिलेक्ट कर लो। समझना क्या? इसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रूल। तो बाबू स्टैटिस्टिकल रूल किसको बोलेंगे? कॉप एआई को करने का जो टूल है, कॉप एआई को करने का जो मेथड है, उसी को बोलेंगे स्टैटिस्टिकल रूल। हम लोग एक क्लास और लगाएंगे और हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।